औरंगाबाद में राज ठाकरे गरजे तो मुंबई में बीजेपी की बूस्टर डोज रैली में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर शोले बरसाए। इस दौरान बीजेपी नेता ने सीएम उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने से डरने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया था। देवेंद्र फडणवीस बाबरी मस्जिद विध्वंस का हिस्सा थे। उस वक्त शिवसेना का कोई भी नेता नहीं था। मैं इसे मस्जिद नहीं मानता, यह सिर्फ एक ढांचा था। देवेंद्र फडणवीस ने बूस्टर डोज रैली की शुरुआत सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय के नारे के साथ की। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस छत्रपति ने हमें अस्मिता दी, जिस छत्रपति ने हमें जीने का अधिकार दिया, उन छत्रपति को साक्षी मानकर मैं दुनिया भर के मराठियों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। जेपी नेता फडणवीस ने कहा कि एमवीए सरकार किसके लिए काम कर रही है, यह एक बड़ा सवाल है। उनके 2 मंत्री जेल में हैं और वे सरकार के फैसलों पर बेशर्मी से एक मंत्री की तस्वीर छापते हैं जो जेल में है। पहले वर्क फ्रॉम होम और अब वर्क फ्रॉम जेल। फडणवीस ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वही महाराष्ट्र हैं, उनका सम्मान या अपमान मतलब महाराष्ट्र का सम्मान और अपमान, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। इन लोगों को यह याद दिलाने का समय आ गया है कि आप महाराष्ट्र नहीं हो, आप मराठी नहीं हो, और आज यह कहने की नौबत आ गई है कि आप हिंदू भी नहीं हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं और आपके साथ ही जेल में जाते हैं तो दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब होता है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से सवाल किया था कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब वह कहां थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि राज की पार्टी और भाजपा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय छिप गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे और उनकी पूर्व सहयोगी भाजपा पर एक साथ हमला करते हुए कहा था कि ये सब बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान छिप गए थे। ठाकरे ने भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत ने राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आप किस तरह के हिंदुत्ववादी हैं जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान छिप गए थे। अदालत ने राम मंदिर बनाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। लाउडस्पीकर की लड़ाई में राज ठाकरे अब ज्यादा लाउड हो गए हैं। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने कहा कि मेरी रैली को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। रैली में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि मेरी जनसभाओं से सरकार बौखला गई है। राज ठाकरे ने रैली में लाउडस्पीकर विवाद का भी जिक्र किया। रैली में राज ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है। मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। मनसे प्रमुख बोले कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। लेकिन राज ठाकरे ने अपनी रैली में सबसे ज्यादा तीर शरद पवार पर चलाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मेरे भाषण समाज को बांट रहे हैं, लेकिन मैं शरद पवार से कहना चाहता हूं कि जाति विभाजन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शरद पवार अपने भाषणों में छत्रपति का एक भी शब्द नहीं बोलते। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि शरद पवार ईश्वर को नहीं मानते, तो अगले ही दिन उनकी पूजा की तस्वीरें सामने आईं। राज ठाकरे ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि पवार जी, आपकी बेटी ने भी यही बात स्वीकार की है कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। मनसे चीफ ने कहा कि मेरे पास पवार साहब के लिए प्रबोधाकार ठाकरे पर कुछ किताबें हैं। उन्होंने नवरात्रि उत्सव की शुरुआत की थी और भी कई सामाजिक गतिविधियां की हैं। सामाजिक बंधन के लिए मेरे दादाजी ने पहल की थी। साथ ही कहा कि मुझे मेरे दादाजी के बारे में ना बताया जाए। राज ठाकरे ने कहा कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां हमें कभी जातिवाद नहीं सिखाया गया। ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का निर्माण लोकमान्य तिलक ने कराया था, लेकिन ये सब शरद पवार कभी नहीं बताएंगे, लेकिन वह लोगों को भड़काएंगे। इसके लिए वह जेम्स लेन विवाद का इस्तेमाल करेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा कि पवार साहब ने जानबूझकर बाबा साहब पुरंदरी को निशाना बनाकर उनकी छवि खराब करना शुरू कर दिया है। रैली में राज ठाकरे बोले कि मैंने मुंबई में गुड़ी पड़वा पर एक रैली की थी, तब कई लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने उसका जवाब ठाणे में हुई एक सभा में दिया। हम मराठी हैं, हमें भी ये बात समझने की जरूरत है कि इस जमीन ने हमें क्या दिया है। इससे पहले उन्होंने शनिवार को 150 पंडितों का आशीर्वाद लिया था। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली की अनुमति दी थी। पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर हमला बोला था। उद्धव ने सवाल पूछते हुए कहा था कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तब राज ठाकरे कहां थे। सीएम उद्धव ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज ठाकरे की पार्टी और भाजपा छिप गए थे। ओवैसी ने कहा कि इस समय खुद को बड़ा हिंदू बताने के लिए नेताओं के बीच होड़ मची हुई है। ओवैसी ने कहा कि ठाकरे परिवार के विवाद में बेवजह उनका नाम लाया जा रहा है। संजय राउत मुझे अपनी लड़ाई में न घसीटे। राज ठाकरे को भड़काने के लिए हिंदू ओवैसी नहीं बताना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक देश एक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बीच बहस में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अति शाह के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि इसे सरकार जल्दी ही लागू करने की तैयारी में है और इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बीजेपी शासित कई राज्यों की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वो राज्य में इसे जल्दी लागू कर सकते हैं। बीजेपी जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक सेकुलर देश का नाम बता दीजिए जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। एक सेकुलर देश का नाम बताइए जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। एक ऐसा सेकुलर देश जहां मौलवियों को सैलरी दी जाती हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू के जमाने में मदरसे आए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राजीव गांधी के जमाने में शरिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नरसिम्हा राव के जमाने में धर्म स्थल विधेयक, ये स्लोली मुस्लिम राष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके यह वोट हासिल करते हैं। यूपी में इनके मंत्री कहते हैं कि कौमी चौपाल से बात करके हिमाचल विचार कर रहा। लॉ कमीशन कहता है इसकी जरूरत नहीं। इनके मंत्री जवाब नहीं देते। इतने वर्षों में केवल एक बार प्राइवेट मेंबर बिल आया, क्यों नहीं? इनकी पार्टी की ओर से अब तक कुछ किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आलोक शर्मा ने कहा कि महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े जो इनके अधिकार हैं, इनकी रक्षा कीजिए। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा ने कहा कि जो भी कानून लाइए देश और दुनिया में मजाक न बने, आप सबकी सहमति से ले आइए। हर दल और धर्म के लोगों को बुलाकर चर्चा करें। किसको बुलाया जाए यह पूछे जाने पर अंसार रजा ने कहा कि मोदी सरकार आईबी से पता करा ले किसको बुलाना है किसको नहीं। अंसार रजा ने कहा कि जिस दिन मोदी सरकार नाम मांगेगी उस दिन बता दिया जाएगा। शरीयत कानून मुसलमानों के लिए है, सबके लिए नहीं। राजनीति विश्लेषक यंगित रागी ने कहा कि 70 साल से 370 पर नहीं समझे, उसके बाद दूसरा रास्ता निकाला गया। सिविल कोड पर समझाया गया लेकिन यह नहीं समझ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। यूपी कांग्रेस की सर्वेसर्वा प्रियंका गांधी ने कमान तो संभाली थी राज्य में कांग्रेस को जिंदा कर उसे अपने पैरों पर चलाने के लिए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्रियंका गांधी ने जो भी सांसें राज्य में कांग्रेस की चल रही थी उन्हें भी छीन लिया और मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। तभी पिछले चुनाव में 7 विधायक से पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में महज 2 विधायक तक सीमित हो गई। राज्य में सांसद भी कांग्रेस का सिर्फ एक ही है, रायबरेली से सोनिया गांधी। लेकिन प्रियंका गांधी की नाकामी का सारा ठीकरा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर फोड़ा गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब कांग्रेस के लिए सूबे का नया मुखिया तय करना खासा सिरदर्द साबित हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक नया रास्ता निकाला है कि यूपी में कांग्रेस मुखिया की जिम्मेदारी एक नहीं कई लोगों को दी जाए, मतलब कि पूरा खिचड़ी संगठन। माना जा रहा है कि तमाम कद्दावर नेताओं के पलायन के बाद हाईकमान मान रहा है कि जो नेता बचे हैं उनमें से किसी एक पर दांव खेलना समझदारी नहीं होगी, लिहाजा एक टीम को कमान सौंपी जा सकती है। वहीं जो नेता सूबे के प्रधान के रेस से सबसे आगे माने जा रहे हैं उनमें निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन और बिजन चौधरी का नाम सबसे आगे है। कहा जा रहा है कि 13 मई को राजस्थान में हो रहे चिंतन शिविर से पहले नेतृत्व यूपी की रणनीतिक कमान बनाने का फैसला ले सकता है। इसके लिए मौजूदा ढांचे में पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारी चल रही है। सूबे के नेतृत्व की जिम्मेदारी बांटकर वरिष्ठता को ध्यान में रखकर नेतृत्व ये फैसला करने के मूड में है। यानी जिसे कमान सौंपी जाए उसे ध्यान रखना होगा कि जो नेता उसके इर्द गिर्द है उनका पूरा सम्मान रखा जाए। वहीं एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि यूपी में जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसी वजह से नेताओं के नाम तय करने में समय लग रहा है। लेकिन चिंतन शिविर से पहले किसी एक नेता पर सहमति ना बनी तो किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपकर पार्टी एक नई शुरुआत कर सकती है।
2014 आम चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इस बात को समझकर कई नेताओं को जोनल प्रधान बनाकर एक नई शुरुआत की थी, लेकिन उस समय के सीनियर नेता जैसे आरपीएन सिंह, राजा रामपाल, रशीद मसूद, जितिन प्रसाद अब दूसरी पार्टियों में शामिल होकर सत्ता का लुत्फ ले रहे हैं। फिलहाल पार्टी के पास निर्मल खत्री, पीएल पुनिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन और विजेन चौधरी ही बचे हैं जो थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं। पीएल पुनिया दलित नेता होने के साथ नौकरशाह रह चुके हैं और वो संगठन को बखूबी चलाने में सक्षम हैं। वहीं अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री का काडर से सीधा कनेक्शन है, तो माना जा रहा है कि विजेन चौधरी ओबीसी वोटर्स को साधने में सक्षम माने जाते हैं। वहीं प्रमोद कृष्णन को कमान सौंपने में सबसे बड़ी बाधा काडर है, क्योंकि वो सपा संस्थापकों के करीब माने जाते हैं। हालांकि प्रमोद कृष्णन किसी ब्राह्मण को कमान सौंपने की वकालत कर चुके हैं। कुल मिलाकर जिसे जिम्मा दिया जाए उसे सम्मान के साथ अपनी टीम में मौजूद दूसरे नेताओं का साथ मिले तो शायद यूपी में कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि एक नेता का कहना है कि लल्लू मेहनती थे पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई के समर्थन के रणदीप सिंह सुरजेवाला खुलकर सामने आ गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि बिश्नोई बेहतरीन अध्यक्ष होते, लेकिन क्योंकि पार्टी का फैसला है, यह सभी को मान्य है। आज पार्टी को बिश्नोई जैसे लायक, काबिल, सभ्य व्यक्ति और नेताओं की जरूरत है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिश्नोई से बात कर रहा है। हमें यकीन है कि पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देगी। कांग्रेस पार्टी उनकी सेवाओं का अच्छे स्थान पर इस्तेमाल करेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में सुरजेवाला ने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुमारी सैलजा की भी अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। खुद कुमारी सैलजा ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है वह सभी को मान्य है। संगठन में कोई अहम पद नहीं दिए जाने को लेकर कुलदीप बिश्नोई ट्विटर के माध्यम से अपना दर्द बयां कर चुके हैं। वह अपने समर्थकों से कह चुके हैं कि इस मामले को लेकर वह राहुल गांधी से बात करेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। संगठन में बदलाव से पहले बिश्नोई सोनिया गांधी से मिले थे और उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनको संगठन में अच्छी जगह दी जाएगी। तवज्जो नहीं मिलने के कारण बिश्नोई और उनके समर्थकों में नाराजगी है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास माना जाता है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उदय भान हुड्डा का गुणगान कर रहे हैं। अध्यक्ष के साथ 4 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष भी 4 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। इस समारोह को शक्ति प्रदर्शन में बदलने के लिए हुड्डा समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके लिए हुड्डा और उदय भान की दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक्शन में है। एक तो वो राज ठाकरे के भाषण की जांच करवा रही है ताकि कोई नुक्ता निकालकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। दूसरे, राज ठाकरे की अंतिम चेतावनी के बाद पुलिस के बड़े अफसरों के साथ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आज रात बैठक करने की तैयारी में है। राज ठाकरे के भाषण के बाद राज्य के संवेदनशील हिस्सों में पुलिस बंदोबस्त कैसा हो, इस बारे में बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज ठाकरे ने औरंगाबाद रैली के दौरान कहा था कि अगर लाउडस्पीकर को मस्जिद से हटाने की मांग नहीं मानी गई तो 4 मई के बाद हम किसी की भी नहीं सुनने वाले। इस दौरान दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि राज ठाकरे की रैली शर्तों के साथ दी गई थी, लेकिन जिन शर्तों का उल्लंघन हुआ है इसके बारे में औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर जांच कर रहे हैं। वे अपनी रिपोर्ट डीजी को भेज देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर समाज में बांटने वाला जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर कोई रोक नहीं है, लोग अपने अपने घरों में करें, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर किसी समुदाय से टकराव की कोशिश की जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त कानून से दी गई है। कानून से इजाज़त लेकर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, उसके बाद की अनुमति नहीं है। पाटिल ने बताया कि अगर कोई मुस्लिम लोगों के खिलाफ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलीप वलसे पाटिल ने राज ठाकरे की तरफ से शरद पवार पर राजनीतिक हमले को लेकर बताया कि यह एक राजनीतिक योजना है ताकि मौजूदा सरकार के लिए तकलीफें खड़ी की जा सके। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।
औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो 4 मई के बाद वो किसी की नहीं सुनेंगे। राज ठाकरे की इस चेतावनी के बाद उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर आ गई है और इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि राज्य सरकार धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटवा लेगी। लेकिन इसके बाद अगर राज ठाकरे ने कोई भी आपत्तिजनक बात कही तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शिवसेना की महिला नेता और मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुस्लिम समेत किसी ने कभी हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया। लाउडस्पीकर मंदिर और मस्जिद से हटा लिए जाएंगे। सबसे अपील है कि शांति बनाकर रखें, कानून सबके लिए समान है। राज ठाकरे ने अगर अपने भाषणों में कुछ भी आपत्तिजनक किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किशोरी पेडनेकर ने मनसे कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर मनसे कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में लिया तो उनकी सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने में जाएगी। राज ठाकरे के कारण मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। गांव के कई लोग मंदिरों से दूर होते हैं, इसीलिए वहां लाउडस्पीकर लगते थे, मगर अब उन्हें भी हटाएंगे। राज ठाकरे की यह हरकत हिंदू विरोधी है। लाउडस्पीकर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण नियम के मुताबिक किया जाएगा। इससे पहले राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि ईद 3 मई की है, मैं किसी का त्यौहार नहीं खराब करना चाहता हूं, लेकिन हम ये सब बातें 4 मई के बाद नहीं सुनेंगे। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, वो भी दुगनी क्षमता के साथ। अगर आपको हमारे अनुरोध करने का ढंग नहीं पसंद आ रहा है तो हम आपसे अपने ढंग से निपटेंगे। मैं 4 मई के बाद चुप नहीं बैठूंगा। अगर लाउडस्पीकर नहीं हटा तब मैं तुमको महाराष्ट्र की ताकत दिखाऊंगा। राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली के दौरान उद्धव सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर तुम मांग को नहीं सुनते तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए जो महाराष्ट्र में होंगी। मैं दोहराता हूँ, ये मजहबी नहीं सामाजिक मुद्दा है, लेकिन तुम इसे मजहबी बना रहे हो। हम इसी भाषा में जवाब देंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीति में दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को जितना बर्दाश्त करना था कर चुका है और अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई थी। पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा ले लिया गया और नए कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी हुई, लेकिन कलह खत्म होने के बजाय बढ़ती ही गई। कई वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी तो सिद्धू ने भी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर नए कांग्रेस मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। हद तो यह थी कि सिद्धू नए कांग्रेस अध्यक्ष को हर रोज ठेंगा दिखा चुनौती दे रहे थे और हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ भी की थी। लेकिन अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सिद्धू पार्टी से ऊपर नहीं है, अब उनके खिलाफ एक्शन जरूरी हो गया है। चौधरी ने सिद्धू के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियां और लगातार बयानबाजी को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। हरीश चौधरी ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और अनुशासनहीनता को लेकर हमने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखा है। हमने यह अनुशंसा की है कि सिद्धू से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस आलाकमान भी राज्य की पार्टी इकाई को संदेश देने के लिए कार्रवाई कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ईमानदार और छोटा भाई बताया था। सिद्धू ने कहा था कि पंजाब की जनता ने बदलाव को इसीलिए मौका दिया क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। मेरी लड़ाई भी माफियाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे छोटे भाई और ईमानदार हैं। मान को जरूरत है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं। वे पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के साथ मंच भी साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं सिद्धू पार्टी से निकाले गए नेताओं के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। साथ ही सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ फोटो ट्वीट कर लिखा था कि पुराने मित्र पीके के साथ मुलाकात सुखद रही। पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। जबकि हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा है और अब देश के कई हिस्सों से इसे लागू करने के लिए मांग भी उठ रही है। इसीलिए बीजेपी शासित कई राज्य इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर बड़ा बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सभी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है और इस पर उन्हें ही बोलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तो बहुविवाह प्रणाली जारी रहेगी। एक पुरुष एक महिला के मौलिक अधिकारों को कम करते हुए 3-4 बार शादी करेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हमारी मुस्लिम महिलाओं के अधिक से अधिक हित के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। गौरतलब है कि AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और बीजेपी समान नागरिक संहिता को लेकर चिंतित है, हम इसके खिलाफ हैं। लॉ कमीशन ने भी कहा है कि भारत में UCC की जरूरत नहीं है। गोवा नागरिक संहिता के अनुसार हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी का अधिकार है यदि पत्नी 30 साल की उम्र तक बेटे को जन्म देने में विफल रहती है। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? बीजेपी वहां पर सत्ता में है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही इस बहस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करते हुए कहा कि यह सभी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। हर कोई UCC का समर्थन करता है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 अन्य पत्नियों को घर पर लेकर आए और 3 शादियां करे। ऐसा कौन चाहेगा? यह मेरा मुद्दा नहीं है, यह मुस्लिम माताओं और महिलाओं का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटी बहनें पहले ही बहुविवाह से सुरक्षित हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं और बेटियों को समान नागरिक संहिता के तहत बहुविवाह से सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं हिंदू हूं और मेरी बहन और बेटी के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड का कवच है। तो अगर हमारी बहन और बेटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कवच है तो यह मुस्लिम महिलाओं और बेटियों के लिए भी होना चाहिए। अगर समाज में मुस्लिम महिलाओं को कभी न्याय मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक के बाद UCC है। कोई महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति 3 शादी करे। गौरतलब है कि असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर संसाधनों के समान वितरण न करने का भी आरोप लगाते हुए निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती जहां पर वो सत्ता में है। जिस तरह से आपने गुजरात में पाबंदियां लगाई हैं उसी तरह की पाबंदियां अन्य राज्यों में क्यों नहीं लगाई जाती हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।